आपने बताया कि साधु संत भी परेशान होता है, पर वो नेविगेट करना जानता है। आप लोगों के जीवन में क्या परेशानी है? डिवोर्सेस इतने तेज बढ़ रहे हैं और उसका एक्सेप्टेंस आ गया है। आप क्या कहते हैं, डिवोर्स का एक्सेप्टेंस आना चाहिए या आदमी को एडजस्ट करते रहना चाहिए? फ्रेंडशिप पे रिलेशनशिप्स होने लगे, क्या लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप बढ़ेगा और आप भी ऐसा फील कर रहे हैं? इंसान जीवन में जो कुछ करता है वो खुशी के लिए करता है, खुशी प्राप्त करने के लिए करता है, इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस। एवरीबडी इज इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस। हर इंसान नौकरी करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, कोई लड़की को प्रपोज करना चाहता है, सुंदर कन्या के साथ विवाह करना चाहता है। सब में वो खुशी ढूंढ रहा है। इनफैक्ट अगर किसी के साथ झगड़ा भी करता है, किसी को मारपीट भी देता है, उसको लगता है इससे उसे खुशी मिलेगी। जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं वो सुसाइड भी इसलिए कर लेते हैं कि उनको लगता है सुसाइड करने के बाद खुशी मिल जाएगी। इसी इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस के लिए आज हमने बुलाया हिज ग्रेस गौर गोपाल प्रभु को। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com। बड़ी गहरी चर्चा होने वाली है, ट्रिब्यूट टू इंडियाज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। भारत के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं हिज ग्रेस गौर गोपाल प्रभु। ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, उन्हीं की कहानियां हम आप तक पहुंचाते हैं। तो स्पिरिचुअल गुरु, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हुआ करते थे ये, आज ये मॉन्क यानी साधु बन चुके हैं, लाइफस्टाइल कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, एक ऑथर है। हमने क्यों बुलाया गौर गोपाल प्रभु को? ढूंढता खुशी है पर कभी खुश नहीं रहता है। ये इंसान का हमेशा ऐसा ही स्वभाव बना रहता है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसका कहीं उत्तर मिलता नहीं। कहां मिलता है? गुरु के पास। और इसीलिए कभी कभी गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर माना जाता है। आज एक ऐसे ही हमने गुरु को बुलाया, गौर गोपाल प्रभु को, जिनकी बातों से बदल जाता है सोचने का तरीका। ये बदल देते हैं आपकी जिंदगी को जीने का सलीका। 17 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं, 4.8 मिलियन यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं और लाखों करोड़ों लोग दुनिया भर में देखते हैं। लोग उन्हें बार बार सुनते हैं क्योंकि इनकी बात उनको समझ में आती है। लाइफ, रिलेशनशिप, पीस, हैप्पीनेस, आज इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे। चलिए पूछते हैं वो सारे सवाल जिनके उत्तर आपको कहीं नहीं मिलते। किनसे? गौर गोपाल प्रभु से। गौर गोपाल जी, आपको गौर गोपाल दास कहें, गौर गोपाल प्रभु कहें, वैसे तो गौर गोपाल प्रभु बोलना चाहेंगे अगर आप हमें अलाउ करें। आप जो भी बोले हमें पसंद आएगा। नहीं तो लोग तो हमको ऐसे ऐसे नामों से बुलाते हैं। हम कहीं गए थे, उन्होंने हमको कहा हमारे बीच में आज गोल गोपाल आए हैं। तो आप तो कम से कम गौर गोपाल कह रहे हैं, तो फिर जो भी आप पसंद करिएगा, नो प्रॉब्लम। मतलब ये आपकी खास बात है, यू यूज लॉट ऑफ ह्यूमर, जिससे लोग बहुत एंगेज होते हैं, बहुत पसंद करते हैं। आज ना मैं क्यों आते हैं लोग संत के पास, साधु के पास, एक मंक के पास, मॉनेस्ट्री, आश्रम, क्यों जाते हैं लोग मिलने? मेरा मानना है, वो कहावत है कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। आज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में देखता हूँ इंडिया पाकिस्तान से पीछे है। 136 हमारी रैंक है आउट ऑफ 149 कंट्रीज। तो ये आनंद जो हर व्यक्ति चाहता है, The happiness that everybody wants. आपने भी बहुत हैप्पीनेस देखा जो आपने अपना इंजीनियरिंग, ह्यूलेट पैकर्ड सब छोड़ा। यहाँ से मैं शुरू करना चाहता हूँ। मैं कई बार कहता हूँ कि मौत को लोग यूं ही बदनाम करते हैं, तकलीफ वैसे ज़िंदगी से है। तकलीफ तो वैसे ज़िंदगी से है। पहले ऐसा हुआ करता था ना कि कभी लाइफ में थोड़ी टेंशन हुआ करती थी, आज टेंशन में थोड़ी लाइफ बची है। सो इन द मॉडर्न ईरा आजकल हम लोग देख रहे हैं कि इतने, जैसे आपने कहा, इतनी परेशानियां हैं, इतनी इश्यूज़ है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब हवाई जहाज़ टेक ऑफ करता है तो टेक ऑफ हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लैंडिंग हमारे कंट्रोल में नहीं होती और टर्बुलेंस भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अगर हमारी लाइफ की शुरुआत बर्थ है, वो टेक ऑफ है, और लाइफ की एंडिंग डेथ है, वो लैंडिंग है, तो जब हवाई जहाज टेक ऑफ किया है तो टर्बुलेंस तो होगी ना, मतलब परेशानियां तो होगी ना। जिंदगी है ना जनाब, जिंदगी है ना जनाब, तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। मतलब तकलीफ तो होने ही वाली है। और कई बार लोगों को लगता है कि साधु संत ये जो कपड़े पहने उनको तकलीफ नहीं। सबसे बड़ा झूठ है वो, सबसे बड़ा झूठ। और अगर कोई बड़े आसन पर बैठकर कहे कि मुझे कुछ नहीं हो रहा, वो सरासर झूठ बोल रहा है। इंसान है, साधु भी इंसान है, सूटेड बूटेड व्यक्ति भी इंसान है, ये गेरुए वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति भी इंसान है। तो तकलीफें तो दोनों को होगी, टर्बुलेंस तो दोनों में आएगी। लेकिन
जो एक स्पिरिचुअल इवॉल्व है, जो एक स्पिरिचुअल शिक्षा प्राप्त कर रहा है, वो सीखता है कि उस टर्बुलेंस के बीच से नेविगेट कैसे करना है, उसको हैंडल कैसे करना है। क्योंकि जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं, हैप्पीनेस कभी भी ऑटोमेटिकली नहीं होता है। प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली होती है, समस्याएं ऑटोमेटिकली होती है। हैप्पीनेस को की चॉइस करनी पड़ती है। देखिए, जो भी कोई हैप्पी इंसान है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी ज़िंदगी में सब सही चल रहा है। कोई मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी ज़िंदगी में सब सही चल रहा है। एक बार मैं लंदन में कहीं चल रहा था और एक शख्स ने एक टी शर्ट पहन रखा था, उस पर लिखा था डू नॉट डिस्टर्ब, और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था ऑलरेडी डिस्टर्ब। अब और क्या डिस्टर्ब करिएगा अब हमको। तो हर रोज कोई एक ट्रिगर होगा, कोई एक स्टिमुलस होगा, कोई एक कारण होगा जिससे हम डिस्टर्ब रहेंगे। तो खुश इंसान वो नहीं है जिसके जीवन में, जिसकी ज़िंदगी में तकलीफ नहीं है। वो है जो नेविगेट करना सीख गया है। नेविगेट करना सीख गया है, वो जो हैप्पीनेस को चूज कर रहा है। देखिए, प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली होती है, हैप्पीनेस को चूज करना पड़ता है। एंगर, गुस्सा ऑटोमेटिकली आता है, शांत रहना चूज करना पड़ता है। नफरत ऑटोमेटिकली होती है, प्यार चूज करना पड़ता है। नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली होती है, पॉजिटिविटी चूज करनी पड़ती है। और ये चूज करने के लिए तो इंसान बना है। इंसान में जो हमारी आत्मा में जो हमको पोटेंशियल दिया गया है, वो चूज करने के लिए तो दिया गया है। आई लव योर क्लैरिटी। क्या क्लैरिटी से आपने आंसर दिया। मैं सोच रहा था कि आपने प्रॉब्लम को और बड़ा करके दिखाया, सोल्यूशन कहाँ पहुँचेगा, पर सोल्यूशन मेरे को आज एक कीवर्ड मिला, नेविगेशन। वरना 9 करोड़ लोग, WHO का डेटा है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन से इंडिया में परेशान है जी। आज तक मैं सोचता था खाली यूएस में लोग परेशान हैं जी। 55% ऑफ अमेरिकन्स आर टेकिंग डिवोर्स विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर मैरिज। इतना जल्दी हो रहा है। कोई मुझे बोला कि इतने सारे लोग साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं कि कई बार साइकाइट्रिस्ट भी घर जाते वक्त दूसरे साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है। तो आपने बताया कि साधु संत भी परेशान होता है, पर वो नेविगेट करना जानता है। आप लोगों के जीवन में क्या परेशानी है? साधु संतों को भी कोविड तो होता ही है। कोई ध्यान लगाने से, जाप करने से, पूजा करने से, शास्त्र पढ़ने से कोविड तो किसी को छोड़ता नहीं है। साधु संत जब संस्थाएं चलाते हैं, उनको भी तो फाइनेंशियल इश्यूज तो होती है। जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ पॉलिटिक्स तो होती है। जहाँ भी इंसान रहते हैं वहाँ ईगोस तो आती है। जहाँ भी इंसान हो, रिश्तों की इश्यूज आएगी, इमोशनल इश्यूज आएगी, पॉलिटिक्स होगा, हेल्थ का इशू है, हेल्थ की इश्यूज आएगी, ईगोज आएंगे। तो लोगों को लगता है कि साधु होना मतलब समस्याओं के पूरे परे होना। साधु होने का मतलब ये नहीं कि समस्याएं नहीं होंगी, पर साधु सबसे अच्छा नेविगेशन कर सकता है। नेविगेट करने की शक्ति, नेविगेट करने की ट्रेनिंग है उनके पास, और जितना वो उसको प्रैक्टिस करेंगे उतना वो माहिर बनेंगे। पर इसका ना आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, अगर कोई नेविगेट नहीं कर पा रहा है और शुरू से उसने बहुत बार रिजेक्शंस देखे तो उसे कॉन्फिडेंस गिर जाता है। आज यूथ में, यंग पॉपुलेशन में कॉन्फिडेंस का बड़ा प्रॉब्लम है। हो सकता है कि कभी कभार एक कॉन्फिडेंट आदमी से रिलेट भी ना कर पाए। मतलब कई बार मैं भी सोचता हूँ कि यार कॉन्फिडेंस की क्या दिक्कत होती है। लोग कॉन्फिडेंस मतलब, आप अगर पब्लिक पे आके सारा दिन आप कैमरा के सामने बात करते हैं, सेमिनार में जाते हैं, कॉन्फिडेंस की समस्या से रिलेट नहीं कर पाते। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ लोग इंग्लिश नहीं बोल पाना, गंजा होना, लोग उन्हें जज करते हैं, बात नहीं कर पाना, और ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल। आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कॉन्फिडेंस अगर आ जाता है, अभी पीछे प्रियंका चोपड़ा बोल रही थी कि मैं 18 साल की उम्र में मिस वर्ल्ड बनी, वन थिंग दैट हेल्प मी वाज कॉन्फिडेंस। अगर 18 साल के बच्चे को कॉन्फिडेंस देने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम कई बार कहते हैं कि खुद को पहले ढूंढना सीखना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे सवालों के आंसर्स तो गूगल पर ढूंढ लेंगे। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि खुद को ढूंढ नहीं पा रहे और वैलिडेशन के पीछे पड़े। जो इंसान खुद को ढूंढ लेता है, उसको भले ही सामने वाला वैलिडेट करे नहीं करे, उसको फर्क नहीं पड़ता। ये खुद को ढूंढ लिया है, खुद में क्या स्पेशलिटी है, खुद में क्या विशेषता है, ये ढूंढ लिया है। वो जो ढूंढ लेता है, उससे जो कनेक्ट हो जाता है, उसमें तो कॉन्फिडेंस आती है। लेकिन जब वैलिडेशन के पीछे पड़ते, जैसे सोशल मीडिया का पूरा जो एज है, कॉन्फॉर्मिस्ट है, वो बहुत ज्यादा वैलिडेशन वाले जनरेशन है। मेरे को कितना लाइक मिला, लाइक्स व्यूज वाला जनरेशन है ये। तो मेरी कॉन्फिडेंस आती है लाइक्स से, मेरी कॉन्फिडेंस आती है व्यूज से। जिस दिन व्यूज कम, उस दिन कॉन्फिडेंस ढीला ढाला। जिस दिन व्यूज ज्यादा, उस दिन कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा।
इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, डोंट वर्क फॉर एन अपलॉज, वर्क फॉर अ कॉज। डोंट वर्क टू इम्प्रेस, वर्क टू एक्सप्रेस। जब आप सेल्फ एक्सप्रेशन करते हैं तो दूसरे भले आपको स्वीकार करे नहीं करे। मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ बहुत अच्छे से स्वीकार कर ली, मुझे आज दुनिया में कई लोग हैं जो स्वीकार नहीं करते मेरे तरीकों को। जिस तरीके से मैं बोलता हूँ, जिस तरह के खुले आम में कई बार सच बता देता हूँ, ये कई लोगों को पल्ले नहीं पड़ता। कहीं मेरे ही दोस्तों को, कहीं मेरे ही संस्था के लोगों को ये पल्ले नहीं पड़ता। लेकिन मैंने तय कर लिया कि ये मेरा तरीका है। अगर किसी को पसंद आए, किसी को नहीं पसंद आए, ये मेरी मुश्किल नहीं, मेरी तकलीफ नहीं है। इट्स नन ऑफ माई प्रॉब्लम्स। जब मैंने अपने आप को खोज लिया है ना, तो मैं वैलिडेशन पर डिपेंड ही नहीं करता। वो अगर मुझे सपोर्ट कर रहे ठीक है, नहीं कर रहे ठीक है। मैं तो सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए अपना काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने आप को नहीं ढूंढे। भाई इसका मीनिंग क्या है अपने आप को ढूंढने का? अपने आप को ढूंढने का मतलब है कि पहले ये खोजना कि मुझ में क्या विशेषता है। हम ना इतना अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। मैं अगर इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, लिंक्डइन पे देखता हूँ, कहीं पे देखता हूँ कि ये व्यक्ति, इसकी प्रोग्रेस ऐसी हो गई और मैं वहीं रह गया। अपने आप को ढूंढ लिया तो अपनी स्ट्रेंथ पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने कहा था एजुकेशन के बारे में कि अगर आप एक खरगोश को, एक मछली को, एक हाथी को, एक बंदर को, सबको एक लाइन में खड़े कर दीजिएगा और उनको एक ही एग्ज़ाम दीजिए कि आप सबको पेड़ पर चढ़ना है, तो मछली तो आत्महत्या कर लेगी क्योंकि वो पेड़ पर चढ़ ही नहीं पाएगी। बंदर तो रैंक 1 आ जाएगा। खरगोश कोशिश करेगा लेकिन वो कहाँ, वो तो ज़मीन पर भाग पाता है। तो मछली, खरगोश, हाथी, बंदर की तुलना कहाँ है जी? सब में अपनी अपनी एक क्षमता है, सब में अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ है, सब ने अपनी एक विशेषता, सबको एक तोहफा दिया गया। आई लव योर क्लैरिटी। आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। कॉन्फिडेंस के लिए पहले खुद की स्ट्रेंथ को ढूंढो। बिल्कुल जी। पर जिसने खुद को कनेक्ट कर लिया, अपनी स्ट्रेंथ ढूंढ ली है, उसको वैलिडेशन नहीं चाहिए, उसको अप्रूवल नहीं चाहिए। और वैलिडेशन के बदले अप्रिशिएशन अच्छा है। वैलिडेशन की एक्सपेक्टेशन से इंसान डिसअपॉइंट होता है, लेकिन अप्रिशिएशन कोई कर दे तो अपने इमोशनल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट है, उससे कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा। वेरी गुड। लेकिन वैलिडेशन की एक्सपेक्टेशन करना। और वैसे भी अपनी स्ट्रेंथ पे जब मैं काम करूंगा तो मेरे को बहुत जल्दी राइट अप्रिसिएशन मिलना भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ है। और मैं पेड़ पे, अगर मछली को पेड़ पे नहीं चढ़ाना है, बंदर को चढ़ाना है। सोशल प्रेशर में फिर भी मैरिज में देख रहा हूँ एज एन इंस्टीट्यूशन फेल होता जा रहा है। और उसका जो इम्पैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज का था, इंडिया में आ गया है। पिछले 5 साल में जितने डिवोर्सेस पिछले 50 साल में हुए हैं, उतने ही डिवोर्सेस पिछले 5 साल में हुए हैं हमारे देश में। इमेजिन, ये डिवोर्सेस इतने तेज बढ़ रहे हैं और उसका एक्सेप्टेंस आ गया है। आप क्या कहते हैं, डिवोर्स का एक्सेप्टेंस आना चाहिए या आदमी को एडजस्ट करते रहना चाहिए? हमें लगता है कि सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। किसी इंसान से ना परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ी गलती है। एक लड़की एक पंडित जी के पास गई, तो पंडित जी से कहती है कि पंडित जी, मैं शादी करना चाहती हूँ। ऐसे लड़के को क्या कहते हैं जो हैंडसम हो, जो पैसे वाला हो, जो बहुत टैलेंटेड हो, जो घर का काम करे, बच्चों को संभाले, शॉपिंग के लिए बहुत पैसा दे, ऐसे लड़के को क्या कहते हैं? पंडित जी ने कहा, मन का वहम कहते हैं बेटी। तो कोई भी इंसान, माता पिता जो है हमारे, वो पूजनीय है, वो आराधनीय है, परफेक्ट नहीं है। हमारे जो गुरुवर्य है वो पूजनीय है, आराधनीय है, परफेक्ट नहीं है। एक ईश्वर को छोड़कर परफेक्ट कोई इंसान नहीं होता। और इसीलिए किसी भी इंसान में परफेक्शन की खोज करना, ये सबसे बड़ी गलती है। तो अगर शादीशुदा रिलेशनशिप्स में भी अगर हम थोड़ा परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन हटा दे और रियलिज्म पे आ जाए। और रियलिज्म क्या होता है? पैकेज डील होता है जी। सब में अच्छा है, सब में बुरा है। कोई भी इंसान पूरा अच्छा नहीं होता, कोई भी इंसान पूरा बुरा नहीं होता। तो अगर हम एक साथ रिश्ता बनाए हैं किसी से, तब उस अच्छे के साथ एक बुरा भी आने वाला है। टॉलरेंस कम हो रहा है। मुझे इस पे भी आपसे बात करने का बहुत मन था। इतना रोड रेज बढ़ रहा है, इतने झगड़े हो रहे हैं। मैंने अभी ये देखा कि इसी साल के अंदर, पिछले साल में कोविड में गाड़ियां कम चली, बावजूद उसके 500,000 केसेस दर्ज हुए हैं झगड़ों के, टेंशन के। हाँ, हालांकि आपने आंसर दिया, मैं उसी आंसर से सेटिस्फाइड हूँ। नेविगेशन करो, अच्छा रेफरेंस पॉइंट देखो, एक्सपेक्टेशन और परफेक्शन की चॉइस मत करो।
टॉलरेंस में आप यही आंसर देना चाहेंगे या कुछ आप अलग तरीके से सोचते हैं इसके बारे में? कैसे जी, सहनशीलता कैसे बढ़ाएं? क्योंकि ये मॉनेस्ट्री में एक आपके जैसे मंक का एक स्ट्रॉन्ग वर्च्यू माना जाता है। आप इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं और इतनी तपस्या करते हैं, और ह्यूलेट पैकर्ड में आपका जॉब लगा था, जी, एम आई राइट? जी। आप फर्स्ट क्लास एक बढ़िया कॉलेज से इंजीनियरिंग करके आए हैं, सब संसार छोड़ा है आपने, अकेले रहते हैं इतने सालों से, तपस्या कर रहे हैं। अभी मैंने कुछ सालों से आपको कैमरा पे देख रहा हूँ जी। पर उसके पीछे का जीवन तो लोगों को नहीं मालूम है आपका, कितने साल आपने कितना तपस्या किया है। ये टॉलरेंस को कैसे बिल्ड किया जाए? मेरे हिसाब से टॉलरेंस बढ़ाने के लिए, किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए, किसी भी वर्च्यू को कल्टीवेट करने के लिए माइक्रो इंस्टॉलमेंट से, छोटी छोटी चीज़ों से ही शुरू होता है। छोटी चीज़ों से ही शुरू होता है। अगर एक दिन मेरी एसी खराब हो गई तो मैं बस ये समझ लूँ कि ये मुझे एक पेशेंस और टॉलरेंस की वर्च्यू सिखा रही है, और रिएक्ट नहीं करूँ तो मेरे सिस्टम में मैंने वो एक बीज बोया है। जब मैं ट्रैफिक में फंसा, आज ही मैं जब आ रहा था यहाँ पर, इतनी लंबी ड्राइव्स में जनरली करता नहीं, मैं रोड ट्रैवल पसंद नहीं करता बिल्कुल। मतलब 2 घंटे की ड्राइव मेरे लिए बहुत ज़्यादा होती है जनरली। सो लंबी ड्राइव्स हार्डली हम कोई इवेंट्स लेते हैं, कोई जहाँ लंबी ड्राइव्स हो वो जनरली मैं प्रेफर नहीं करता। तो आज ही मैं बता रहा था गाड़ी में आते समय कि जैसे हमने पहले बात की कि हैप्पीनेस एक चॉइस है। ट्रैफिक था, 2 घंटा था यहाँ आना, और फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं हम कि 2 घंटे ट्रैफिक में बस बैठे रहना। लेकिन मैंने एक बात सीखी कि ये अंदर का स्विच जो है ना, एक ये स्विच बदलने से, एक नज़र बदलने से ना नज़रिया बदल जाता है। एक दृष्टिकोण बदलने से दृष्टि बदल जाती है। तो मैंने बस यही सोचा कि मेरी लाइफ ऐसी है कि बस हमेशा हवाई जहाज में सब कुछ फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास ट्रैवल वाली लाइफ है। सारे यहाँ पे मीट एंड ग्रीट वाले लोग खड़े रहते हैं हर जगह। एक होटल नहीं होगा इस देश में और विदेश में जहाँ मैं रहा नहीं हूँ, हर जगह गया हूँ, हर जगह रहा हूँ। तो जब ऐसे अवसर आते हैं तो मैं सोचता हूँ कि जैसे आपने बताया, पहले मेरी लाइफ ऐसी नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में लाइफ बहुत बदल गई है। तो उसमें जब ऐसे कुछ अवसर आते हैं तो मैं सोचता हूँ कि ये मुझे पेशेंस सिखा रहा है, ये मुझे टॉलरेंस सिखा रहा है। तो जब, चलो कोई कॉन्शियसली ये नहीं भी करे, जब भी कोई ऐसी अनकॉन्शियसली कोई सिचुएशन आ जाए तो ये स्विच बदल के क्या हम ये सोच सकते हैं कि ये अवसर है मेरे लिए टॉलरेंस कल्टिवेट करने का, क्या ये अवसर है मेरे लिए पेशेंस कल्टिवेट करने का। तो इससे छोटी छोटी चीज़ों से भी धीरे धीरे हम उस क्वालिटी की ओर बढ़ सकते हैं। आजकल इतने मंक्स वापस मैंने देखा है बढ़ने शुरू हुए, वापस मॉनेस्ट्रीज भर रही हैं, वापस लोग चूज़ कर रहे हैं आपके जैसा जीवन। बहुत ही कम लोगों को पता है कि मैं फर्स्ट टाइम शेयर कर रहा हूँ कैमरा पे कि हमारे गुरु सेम हैं, और मैंने भी वहीं से शिक्षा लिया। और पर मैं ये देख रहा हूँ कि इतने सारे IITs और IIMs के पास्ड आउट लोग अब वापस मॉनेस्ट्री की तरफ मूव कर रहे हैं। आपका वीडियो भी लोग हो सकता है देखते हुए सोच भी रहे हो कि क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूँ, गौर गोपाल जी जैसा, मैं गौर गोपाल प्रभु जैसा जीवन मुझे कैसा, क्या ट्राई करना चाहिए। हो सकता है कई लोग आज सोच रहे हो, पर IIT IIM करने के बाद आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा, मतलब ऑन अ लाइटर नोट, ये बेचारा वो IIM करने के बाद जॉब भी नहीं किया, किसी को और को सीट मिल सकती थी, उसने वो सीट भी ले लिया। तो ये जो वापस मूवमेंट हुआ है वैदिक लाइफस्टाइल की तरफ, वापस जो मूवमेंट हुआ है, ये आपको क्या लगता है अब आने वाले समय में बढ़ेगा, ये ऐसा रहने वाला है, या कलयुग बढ़ रहा है तो ये फिर घटेगा? हाउ डू यू सी द ट्रेंड्स हैपनिंग? इतना ट्रैवल करते हैं, इतना फ्लाइट्स लेते हैं, आप ट्रेंड्स को देख रहे हैं, लोगों को पढ़ रहे हैं, बिहेवियर्स को पढ़ रहे हैं, क्या देखते हैं कि करंट जनरेशन और आगे की जनरेशन और बढ़ेगा कि घटेगा ये? मुझे ऐसा लगता है कि लोग आज मंक के लाइफ से ज़्यादा मंक के माइंडसेट को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अरे अरे बिल्कुल ठीक। क्योंकि मंक की लाइफ तो सबके लिए पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन मंक का माइंडसेट वो सबके लिए पॉसिबल है। अरे आंसर हो गया। मंक के लिए कोई ये कपड़े पहनने की तो जरूरत है नहीं, मंक के लिए कोई छोड़ छाड़ कर आश्रम में जाकर रहने की जरूरत तो है नहीं। बहुत सुंदर। मंक तो यहाँ होता है जी, इससे नहीं मंक बनता। और अगर किसी को ऐसे मंक बनना हो तो सबसे पहले फ्रस्ट्रेशन में ना बने। दाल नहीं पकी, नौकरी नहीं मिली, छोकरी नहीं मिली, इसलिए नहीं बने। दूसरा, जैसे मार्क ट्वेन ने कहा था कि देयर आर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज इन योर लाइफ। 2 सबसे इंपॉर्टेंट दिन है आपकी लाइफ में।
पहला, द डे यू वर बॉर्न, जिस दिन आपका जन्म हुआ था, और दूसरा द डे व्हेन यू फाइंड आउट व्हाई, क्यों जन्म हुआ था। तो जब बहुत ही हाईली एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल लोग ऐसी लाइफस्टाइल की ओर जाते हैं, तो कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन की वजह से जाते हैं और उनकी सस्टेनेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन कई लोग जाते हैं कि मेरा बर्थ रेट तो मुझे मालूम है, लेकिन मैंने क्यों बर्थ लिया है, पर्पस क्या है। तो ये जो वर्ड पर्पस है, ये आज बज़ वर्ड है। तो लोग सब, सारा यंग जनरेशन, मिलेनियल जनरेशन, पर्पस इस वर्ड को बहुत यूज़ करता है। अब हैशटैग पर्पस कहीं पे देख लीजिए, कहीं पे भी मिलियंस में उसको नंबर्स आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसको खोज रहे हैं। तो मैं कई बार कहता हूँ कि कुछ लोग होंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हो गए, तो शायद सब छोड़ छाड़ के ऐसी लाइफस्टाइल स्वीकार कर ले, इसलिए कि वो उस पर्पस को ढूंढ पाए। लेकिन मंक लाइफ से ज़्यादा ना माइंडसेट। मंक माइंडसेट बहुत ज़्यादा। तो monkhood is not about your physical lifestyle, it is about your mental lifestyle. एब्सोल्युटली नॉट। अगर मंकहुड अगर लाइफस्टाइल के बारे में होता केवल, तो क्या अर्जुन को हम मंक कहेंगे कि नहीं? अरे अरे बिल्कुल ठीक। सबसे बड़ा मंक तो वो जो गीता का विजडम सुनने वाला सबसे बड़ा मंक तो वहाँ था, शादीशुदा बच्चों के साथ, और एक हस्तिनापुर में एक राज्य करने वाला, एक एरोस छोड़ने वाला, अस्त्र चलाने वाला, वो माइंडसेट था। और कई बार होते हैं आपने जो ना एक्चुअली आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है कि बहुत लोगों को सब कुछ अब छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। इधर से आपने बताया कि वो एक मंक की लाइफ से ज़्यादा उसके माइंडसेट का एक्सेस चाहते हैं। और मैं सोच रहा था कि शायद कॉन्वर्सेशन कितनी डीप जाएगी, पर ये अपने आप में बहुत बड़ी डेप्थ है इस बात को समझ पाना कि आप घर बैठ करके एक सन्यासी का जीवन अपने कर्मों को करते हुए कर सकते हैं। मेरा अगला प्रश्न इसी के अराउंड था, कर्म करते वक्त माइंडसेट होना क्या चाहिए? बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आजकल जॉब में भी नया कॉन्सेप्ट आया इंट्राप्रेन्योर। मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत स्प्रेड किया है। हमारे साथ में आज 700-800 लोग मेरे हेड ऑफिस में काम करते हैं, और सारी लीडरशिप मैंने वही हायर करी है जो फेल्ड एंटरप्रेन्योर्स थे या अपना स्टार्टअप बिल्ड कर चुके थे और उसके बाद स्टार्टअप में अच्छा नहीं किया उन्होंने, आज हमारे साथ काम कर रहे हैं, इंट्राप्रेन्योर्स हैं। मैं उनके लिए भी एक और दूसरे और वो भी हैं, नौकरी 2 बार पंच 1 बार लंच, लाइफ है टंच, रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम। आई वांट टू टॉक अबाउट देम आल्सो। कर्म करते वक्त माइंडसेट क्या होना चाहिए? जी जी जी। आप गीता पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, ऐसा मैंने भी भगवत गीता पे बहुत बात करता हूँ और बहुत साल पढ़ा है मैंने भगवत गीता। आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं हमने जहां आप गीता के बारे में भी बोलते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ विवेक जी, कि जो काम आप कर रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स के पास पहुंच रहे हैं, छोटे छोटे लोगों के पास पहुंच रहे हैं, जिनको ये जो एजुकेशन है, बिजनेसेस को कैसे बढ़ाना है, अपने आप को अपने करियर में कैसे बढ़ाना है, इसके लिए जो एक्सेस नहीं है, ये जो आप इन तक पहुंचा रहे हैं, ये तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। और रियली हार्टफेल्ट कंग्रेचुलेशन एंड कूडोस टू द काइंड ग्रेट वर्क दैट यू आर डूइंग। और रही बात काम करते समय हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, कई बार मैं कहता हूँ कि समंदर में फ़ना होना तो किस्मत की निशानी है। दुख तो उन पर होता है जो किनारों पे मर जाते हैं। एक बार समंदर पे निकल के फना हो गए, लक था वो आपका, लेकिन जो निकले ही नहीं, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो कर्म करने के बाद जब हम कह रहे हैं, तो सबसे पहले ही, जैसे हम कई बार कहते हैं, वर्क एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, and then leave it as if everything depends on him. तो काम करते समय ईश्वरवाद को कभी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जैसे ईश्वरवाद लाएंगे तो हम पैरासाइट बन रहे हैं, उन पे डिपेंड कर रहे हैं, अपनी 100% नहीं दे रहे हैं, अपनी 100%। अगर 100% अपनी, अगर पैरासाइट ही बनाना होता तो कृष्ण तो अर्जुन को युद्ध ऐसे ही जिता देते। ठीक बात है। वो तो 100% उनको अपना पूरा देना पड़ा पहले, हर अस्त्र, हर शस्त्र 200% फोकस, 1% भी कम नहीं। एक अस्त्र के मंत्र को जब उच्चारण करते समय पूरा 200 फोकस के साथ अर्जुन मंत्र को उच्चारण कर रहे थे। ये नहीं सोच रहे थे कि पीछे कृष्ण बैठे हैं, आगे कृष्ण बैठे हैं, बिल्कुल नहीं।
कर्म की जब हम बात कर रहे हैं, कर्म की माइंडसेट की बात, तो कर्म के माइंडसेट में काम करते समय ईश्वर को, भगवान को, ये वर्ड डिक्शनरी से हटा देना चाहिए। क्योंकि अगर वो वर्ड हम लाते रहे तो पैरासाइट हो गए। हम सोच रहे कि ये करेंगे तो मैं क्या करूँगा, हम क्या करेंगे। तो पूरा 200% हम जब देते हैं, उसके बाद की जो डिटैचमेंट है कि अब तो मैंने कर लिया है, इसके बाद ये सोचना कि क्योंकि मैंने सब किया है तो नतीजा तो आने ही वाला है, ये गलत है। टू थिंक दैट बिकॉज आई पुट माई 200% आई हैव टू गेट इट, ये जो हैव टू है ना, ये कर्मयोग के माइंडसेट से गलत हो जाता है। ओके। जब काम कर रहे हैं तो 200% दे रहे हैं, उसके बाद 50 ऐसे फैक्टर्स है जो मेरे हाथ में नहीं है, तब उसमें तो डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसलिए कर्मयोग का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट है, और इसीलिए इसको इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। मेरी इंडिपेंडेंस और उन पर की डिपेंडेंस जो होती है वो इंटरडिपेंडेंट जब हो जाती है, उसको कर्मयोग का माइंडसेट कहा जाता है। थर्ड एस्पेक्ट है माइंडसेट की कि मैं अपने आप को कर्ता नहीं मानूं। हमको लगता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, इसको अहम कहते हैं, और मेरी ज़रूरत सबको है, इसको वहम कहते हैं। आपका मन भटका कभी? आपको लगा कि यार बहुत हो गया, अब थोड़ा मैं भी शादी कर लूं? या आपको लगता है कि आप आगे चल के शादी करेंगे? आप कई तरह की किताबें पढ़ते हैं, लोगों को सुनते हैं, समझते हैं, ऐसे सब लोग भी करते हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड हैं। आपको क्या लगता है कि स्पिरिचुअलिटी में अगर एक मैसेज देना चाहें तो लोग कैसे प्रैक्टिस करें उसको? आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताना चाहेंगे? अपने आप को कैसे बिल्ड किया है आपने? आपके जीवन का दिनचर्या जिससे हम सब भी कुछ सीख सकें, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? गौर गोपाल प्रभु, आई वॉन्ट टू शिफ्ट टू कॉन्टेंट क्रिएशन। आई एम अ कॉन्टेंट क्रिएटर। आपका कॉन्टेंट लोग बहुत कंज्यूम करते हैं, पसंद करते हैं बहुत, और आपने ना आज बड़ी डिटेल में डेप्थ को निकाल के पकड़ाया है। पर ज़माना बदल रहा है। मैं MX प्लेयर के CEO के साथ बैठा था, बात कर रहा था, बोला 12 सेकेंड फॉर्मेट हैज़ बिकम रियल फॉर्मेट। पहले 2-3 सेकेंड में हुक क्रिएट कर दो, कुछ ऐसा एक्टिंग कर दो कैमरा पे, आदमी रुके। 12 और 15 सेकेंड, 15 साल से 25 साल के लोग इस समय दुनिया का सबसे ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं 12 सेकंड का। आपके वीडियोस लंबे होते हैं जिसमें आप डेप्थ देना चाहते हैं, पर बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया है। ये वापस टिकटॉक रहा नहीं रहा इंडिया में, लेकिन टिकटॉक का टकाटक भी आ गया और बहुत कुछ आ गया। सारी ऐप्स के नाम लेने की आवश्यकता नहीं है मुझे, लेकिन अब ये शिफ्ट में इसका मतलब क्या है? आज लोगों के पास में इंटेलिजेंस ऐसा बचा ही नहीं कि वो अपने आप को होल्ड कर सकें और डेप्थ के अंदर एंटर कर सकें। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? मुझे लगता है इंटेलिजेंस तो है, पेशेंस नहीं है। मतलब समझने की क्षमता है, लेकिन कई बार जैसे हमने कहा जनरेशनल जो पेशेंस है, क्विक फिक्स है सब कुछ, तो शायद उसकी वजह से पेशेंस नहीं होगा। तो कंटेंट क्रिएशन में मुझे लगता है कि दो चीज़ें होती हैं। एक होती है टेक्निक, और वो टेक्निक तो अडेप्टेबल होती है, समय समय के साथ बदलनी पड़ती है, और दूसरी होती है आपकी इंडिविजुअलिटी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट क्रिएटर्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करना। कई बार लोग 12 सेकंड्स की वीडियोस में या 30 सेकंड्स की वीडियोस में या लॉन्ग फॉर्म कंटेंट हो, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हो, उसको अडेप्ट करते करते अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं। और जैसे अपनी इंडिविजुअलिटी खो देती है तो ऑथेंटिसिटी चली जाती है, और जब ऑथेंटिक कंटेंट नहीं होता ना तो सामने वाला पकड़ लेता है। जब ऑथेंटिक कंटेंट सामने देखता है इंसान, वो 12 सेकंड से उसको लगता है कि मुझे 1 घंटा 20 मिनट देखना है, लेकिन जब ऑथेंटिसिटी नहीं होती तो 1 घंटा 20 मिनट भी चला ले तो उसको 12 सेकंड की भी बात पल्ले नहीं पड़ती। तो मुझे लगता है कि टेक्निक जरूरी है, एडेप्टेशन जरूरी है, समय के साथ तो करना ही पड़ेगा हम सबको। ऑथेंटिसिटी से आप अटेंशन स्पैन बढ़ा पाएंगे? ऑथेंटिसिटी एक एनर्जी है, और मैं एनर्जी में बहुत विश्वास रखता हूँ। कैमरा के थ्रू भी एनर्जी जाती है। अभी परसों ही हमने कुछ रील्स शूट किए। जब हम लोग जनरली शूट करके कंटेंट डालते नहीं है, क्योंकि शूट किए हुए कंटेंट में वो एनर्जी लाना आसान नहीं होता।
जो एक इमोशनल हुक होता है, इमोशनल पॉइंट रिश्ते की बोलनी होती है, वो मुश्किल होता है बहुत बोलना। जबकि एक ऑडियंस सामने बैठा हो तो एक बिल्कुल ऑथेंटिक कनेक्शन से बात हो रही है वो, तो मैं उसमें बहुत विश्वास रखता हूँ। तो लेकिन कभी कभी जब टॉक्स के जो एडिटेड जो वीडियोज़ है वो ख़त्म हो जाते हैं तो कभी हम शूट कर लेते हैं। तो परसों ही हमने कुछ एक कितनी 30 40 50 जितनी भी रील्स शूट की होगी इन्होंने, तो जब मैंने 1-2 रील्स देखी, पहली 1-2 रील्स देखी, तो मैंने उनको कहा इसको बंद कर दो डालना, क्योंकि इसमें ऑथेंटिसिटी नहीं है, मैं ऑथेंटिक नहीं हूँ इसमें, मुझे ऑथेंटिसिटी चाहिए। क्योंकि जब मेरी ऑथेंटिसिटी जाए, वो एनर्जी है, वो कैमरा के थ्रू जाती है, वो एक चिप पे भी जाती है, वो सामने जो देख रहा है उसको एनर्जी फील हो रही है। तो व्यक्ति की जो एनर्जी है ना, लोग हमारे, मुझे कई बार लगता है क्योंकि कंटेंट तो इतना पड़ा है बाहर, आज ऑनलाइन कंटेंट की कोई कमी नहीं है। क्या आप ये कहना चाहते हैं, मैं भी ऐसा कई बार बोलता हूँ कि कंटेंट से पहले इंटेंट इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, अगर 100%। इंटेंट अच्छा हुआ 100% तो वो इम्पैक्ट लाएगा। बिल्कुल, इंटेंट और ऑथेंटिसिटी भी, क्योंकि इंटेंट सही भी हो और अगर मैं अपनी ऑथेंटिसिटी और इंडिविजुअलिटी खो दूँ, इंटेंट तो सही है लेकिन अगर ऑथेंटिक नहीं रहा तो एनर्जी तुरंत लेवल यहाँ से यहाँ ड्रॉप हो जाती है। ठीक बात है, यूर राइट, यूर राइट। मैं आज आपको वीडियो शूट होने से पहले अपनी कम्युनिटी ऐप भी दिखा रहा था। हमारी जो बड़ा बिजनेस की कम्युनिटी ऐप है, इसमें हमने भी ऐसा कोशिश किया है कि हम कंटेंट क्रिएशन को आसान करें। और मैं आपसे कभी और आपके साथ मौका लगा तो एक सेशन करूंगा कि कंटेंट क्रिएशन करते वक्त आप कैसे तैयारी करते हैं। लेकिन हमने देखा कि हमने टूल्स, जो टेक्निक्स हैं, शॉर्ट वीडियो ऐप का हमने टेक्निक भी दिया है। लोग आज बड़ा बिजनेस ऐप डाउनलोड कर रहे हैं लाखों की तादाद में, क्योंकि इस समय हमने फेसबुक और लिंक्डइन जैसा एक कम्युनिटी ला दिया जहाँ पे लोग आकर के कंटेंट वहाँ डाल पा रहे हैं। तो मैंने वहाँ पे एक ऐसा टूल बनाया है जिससे लोग अपने इन्फोग्राफिक्स और अपने वीडियोस को आसानी में क्रिएट कर सकें। बाय द वे, आप आज एक इम्पॉर्टेंट नैरेटिव बिल्ड कर ही रहे हैं कि ये भी एक नैरेटिव है कि आपने HP की एक अच्छी जॉब को छोड़ा आपने और आप आए यहाँ पे। शुरुआती दिन आपके बहुत तपस्या के रहे होंगे, अब तो आप सोशल मीडिया पे पॉपुलर हैं। तो आपने ठीक कहा कि आज नीम के पेड़ पे भी आम लगते हैं। आपने कुछ ऐसा कहावत बहुत सुंदर सुना है। तो ये खैर नीम का पेड़ तो नहीं है आपका, तो खैर आम का बहुत सुंदर पेड़ है। तो आपकी शुरुआत के दिन जो तपस्या के रहे, आपका जो जीवन है, एक तो आपका पब्लिक लाइफ, एक आपका पर्सनल लाइफ। आप अगर इफ़ यू डोंट माइंड, आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताना चाहेंगे? कैसा आपका समय रहता है, क्या करते हैं, सीखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, अपने आप को कैसे बिल्ड किया है आपने, आपके जीवन का दिनचर्या जिससे हम सब भी कुछ सीख सकें, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मेरी दिनचर्या में, मेरी लाइफ में रोज जो होता है, व्हाट टाइम डू यू वेक अप? आई वेक अप बिटवीन 3 and 5 o'clock, 3 and 5, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइम आई गो टू बेड। कई बार तो बहुत देरी से सोते हैं तो फिर थोड़ी देर हो जाती है, 5 बजे के करीब हो जाता है। यूजुअली 3 और 5 के बीच में जग जाते हैं। और मैंने पिछले 26 सालों में मेरी स्पिरिचुअल साधना जो है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है, उसको एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल दिया है। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे एक बल्ब होता है, वो बल्ब अपने आप में तो बस एक ग्लास है, एक टंगस्टन फिलामेंट है, लेकिन जब उसका एक कनेक्शन जुड़ जाता है किसी पावर सोर्स से, तो वो खुद में भी वो ग्लो करने लगता है, फिर उससे दूसरों को भी ग्लो फैलाने लगता है। तो मुझे एक बहुत विश्वास है अब कि इंसान की जो कैपेसिटी है किसी को खुद को हेल्प करने की और दूसरों को हेल्प करने की बहुत सीमित है। लेकिन जब हम अपने आप को एक ऐसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं जिससे हमको वो एनर्जी, वो इंस्पिरेशन, वो ज्ञान, वो शक्ति, वो प्रेरणा मिले, तो वो जो शक्ति है वो मेरे हिसाब से, जैसे कहते हैं ना, द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज़ इन ईटिंग इट। जब कोई उसको आजमाए तब वो समझ पाए कि इसमें कितनी शक्ति। 26 साल हो गए हैं, 26 साल में बहुत कम ऐसे अवसर होंगे जब मेरा जो 1.5 घंटे का जो मेरा स्पिरिचुअल साधना का, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का जो समय है, वो 7 बजे के बाद, तो ऐसे बहुत फिरले ऐसे प्रसंग होंगे 26 साल में। सुबह 7 बजे के बाद? सुबह 7 बजे के बाद, उससे पहले ही सब कुछ हो गया होता है मेरा। तो मैं जब फ्लाइट्स भी लेता था पहले। तो आप ये कह रहे हैं कि, मैं बीच में रोकता हूँ, जी, आप एक बल्ब है और आप कह रहे हैं कि मैं पावर हाउस से अपने आप को कनेक्ट करता हूँ, सुबह 7 बजे से पहले करता हूँ जी, और साधना करता हूँ। साधना करता हूँ। किस तरह करते हैं आप साधना? मैं पर्सनली साधना जप करके करता हूँ। जप करके? कुछ लोग ध्यान करके करते हैं, कुछ लोग प्रार्थना करके करते हैं, कुछ ग्रैटिट्यूड से करते हैं, कुछ लोग माइंडफुलनेस से करते हैं। मेरी साधना मंत्र मेडिटेशन है।
मैं मंत्र जप करता हूँ 1.5 घंटे के लिए रोज़, पिछले 26 साल से मैं कर रहा हूँ। और ये भी ज़रूरी नहीं कि सवेरे ही हो, सवेरे मैं करता हूँ एक डेडिकेटेड टाइम में, लेकिन मेरा ये कहना ज़रूरी है कि एक ये जो कनेक्शन है जिससे आपको एक अंदर की शक्ति मिले, जो आप कर रहे हैं उसको एक डायरेक्शन मिले, वो एक मेरे दिन का बहुत अहम हिस्सा है। जो आप सुबह 7 बजे से पहले करते हैं? कर लेता हूँ और 26 साल से कर रहे हैं? कोशिश तो कर रहा हूँ जी। दूसरी चीज़, दलाई लामा जी की एक मैंने बहुत अच्छी बात सुनी थी जो बहुत मुझे भा गई थी तभी। उन्होंने कहा था कि व्हेन यू आर स्पीकिंग यू आर ओनली रिपीटिंग व्हाट यू नो। जब आप बोलते हैं तो जो आपको आता है वही आप दोहरा रहे हैं, बट व्हेन यू आर लिसनिंग यू आर ऑलवेज लर्निंग समथिंग न्यू। तो मुझे दूसरों को सुनना बहुत पसंद है। हियरिंग अदर्स इज़ माई ग्रेटेस्ट जॉय। तो मैं जब आश्रम में रहता हूँ तो और ट्रैवल करता हूँ, तब भी अगर मैं उस समय पे बिज़ी नहीं हूँ तो हमारे जो आश्रम में जो बोलते हैं उसको मैं लॉग इन करके सुन लेता हूँ जहाँ भी। जैसे कल मैं सुनूंगा, अगर उस टाइम पे मैं फ्री हूँ तब मैं सुनूंगा। तो क्या ये कह सकते हैं कि यू आर अ ग्रेट स्पीकर नाउ? इज इट ऑल्सो बिकॉज दैट यू हैव बीन अ ग्रेट लिसनर? I don't know if I'm a great speaker, but I'm definitely trying to be a good listener. I'm definitely trying to be a good listener and I'm a perpetual student. There is no end to learning. और मैं केवल आश्रम के लोगों को नहीं सुनता, आश्रम के तो मैं सुनता ही हूँ जो मेरे स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स हैं। ऐसे अनेकों सब्जेक्ट्स हैं मेरे इंटरेस्ट के, जिनकी हजारों किताबें हैं जो मैं पढ़ता हूँ। हजारों ऐसे स्पीकर्स ऑफ इंटरेस्ट है मेरे जिनको मैं सुनता हूँ, कई विदेशी हैं कई देसी है। लेकिन ज्ञान जो है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। ज्ञान किसी से आए किससे आए इसकी कोई सीमा नहीं होती। कई बार लोगों को लगता है कि आपने ये कपड़े पहन लिए तो आपको दूसरी किताब नहीं पढ़नी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? ज्ञान की कोई लिमिट थोड़ी ना होती है। ज्ञान तो कहीं से भी आ सकता है। सो दूसरी चीज़ है, मुझे पढ़ना और सुनना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो मुझे नरिश करता है। और ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो कॉन्सिक्वेंस है। वो आप कितना देर पढ़ते हैं, सुनते हैं? डिपेंड करता है डे टू डे। कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी समय मिल गया तो 4 घंटे, लेकिन 3-4 घंटे रेयर होते हैं। तो मेरे ख्याल है सबको अपनी नरिशमेंट के लिए 1 से 2 घंटा या एटलीस्ट 1 घंटा रोज निकालना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कम से कम 30 मिनट्स तो कर ही लीजिए। 30 मिनट्स मुश्किल नहीं है। आपसे मतलब यहाँ पे आज उम्मीद करता हूँ कि लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर भी और 2 मिनट स्पिरिचुअलिटी पे लगाना चाहता हूँ आपके साथ में मैं, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल मंक हैं। आपने इतना साल साधना किया, आपने सुबह आप 1.5 घंटा आप 26 साल से कर रहे हैं। बहुत नॉइज़ है आज स्पिरिचुअलिटी के अराउंड। आप कई तरह की किताबें पढ़ते हैं, लोगों को सुनते हैं, समझते हैं, ऐसे सब लोग भी करते हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड हैं। इतना नॉइज़ है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं पर समझ नहीं आ रहा क्या करें। आपको क्या लगता है कि स्पिरिचुअलिटी में अगर एक मैसेज देना चाहें तो लोग कैसे प्रैक्टिस करें उसको? मैं कहना चाहूँगा कि प्रामाणिक रहे, सिंसियर रहे। जो सिंसियर है, सिंसियरिटी में ना अपना जो पाथ है आपके पास आ जाएगा। जो नॉइज़ है, जितनी भी नॉइज़ चल रही हो, जो व्यक्ति सिंसियर सीकर है उसके पास वो पाथ आ जाता है। तो मेरे हिसाब से वो जो सिंसियर सीकिंग है उसको नहीं रोके। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये करे या वो करे, लेकिन सिंसियरली सीख करते रहे और वो नॉइज़ धीरे धीरे घटते घटते आपको वॉइस सुनाई देगी और आपका पाथ धीरे धीरे इवॉल्व होगा। जैसे माइकल एंजेलो को एक बार पूछा था किसी ने कि आप इतनी सुंदर मूर्तियाँ कैसे बनाते हैं मार्बल की? तो माइकल एंजेलो ने कहा कि मैं मूर्तियाँ बनाता ही नहीं। तो सामने वाला हैरान हो गया। तो माइकल एंजेलो ने कहा कि मार्बल में मूर्ति पहले से होती है, उस पर जो एक्सेस मार्बल है मैं थोड़ा थोड़ा निकालता हूँ। तो हमारा भी जो पाथ है वो अंदर है, हर एक का पाथ डिसाइड होकर आया है। उस पर जो धूल लगी है, जो नॉइज़ जो आप कह रहे हैं, सिंसियर सीकिंग करेंगे तो थोड़ी थोड़ी वो एक्सेस मार्बल चिप ऑफ हो जाएगा तो आपकी मूर्ति बाहर आएगी। तो सिंसियर सीकिंग करेंगे तो हम राइट पाथ पे, और अपने आप उसका डर्ट भी हटेगा, ख़त्म होगा। मैं आपके 26 साल से बहुत आकर्षित हो गया हूँ। वो 26 साल जो आपने लगाया वो, और 26 साल मतलब कंसिस्टेंसी, एक्स्ट्रॉर्डनरी, इट इज़ रियल एक्स्ट्रॉर्डनरी। इतना कंसिस्टेंसी आपने दिया है। अगर आप कोई 3 लर्निंग 2 लर्निंग कुछ शेयर करना चाहते हैं कि 26 साल का निचोड़ अगर देना हो आपको, व्हाट कम्स टू योर माइंड? क्या मैं आज 26 साल का कुछ निचोड़ देना चाहता हूँ जो आपने तपस्या किया, आज लिसनर्स को मतलब कुछ नेक्टर मिले उसमें से? 26 साल में से मेरी 3 शिक्षाएँ। पहली शिक्षा, पहला मैसेज होगा, आश्रम में रहें, इतने लोगों के साथ रहें। मैं हमेशा कहता हूँ ये सबकी लाइफ के लिए बहुत रेलेवेंट होगा। झुकने से अगर आपके रिश्ते सुधरते हैं तो झुक जाएं।
लेकिन बार बार अगर आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाए, रुक जाए। एक मैंने चीज़ सीखी है हमेशा कि आपको नम्र विनम्रता की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन आपको किसी को ये भी अधिकार नहीं देना चाहिए कि आपको अब्यूज़ करे, कभी नहीं। और कई बार स्पिरिचुअलिटी के नाम में बहुत खपता है, सहन करो सहन करो सहन करो, इसमें लोगों का अब्यूज़ हो जाता है, इमोशनल अब्यूज़ हो जाता है कई बार। और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिश्ते अगर झुकने से रिश्ते सुधरते हो तो झुक जाओ, लेकिन बार बार अगर आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। ये एक मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लर्निंग रही है। दूसरी चीज़ मैंने ये भी सीखी कि मैंने अपनी ज़िंदगी को कुछ इस तरह से आसान कर लिया, मैंने अपनी ज़िंदगी को कुछ इस तरह से आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। ज़िंदगी में बस अपने ईगो को लेकर बैठ कर नहीं चलता। हमारा जो एक वीडियो है जो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचा और जिसने बहुत ज़्यादा लाइफ्स को इम्पैक्ट किया है, वो है जहाँ मैंने अपनी कमज़ोरी बताई थी, कि जहाँ मैंने अपने फादर को सॉरी नहीं बोला था। उनसे मैंने 2 साल तक बात नहीं की थी और हर साल मैं अपने पिताजी से मिलने जाता था ये सोच कर कि उनको माफ़ी मांगूंगा। लेकिन ये जो अहंकार होता है ना, ये आपको कहता है कि मैं सही हूँ, और मैं सही था भी, ऐसे आज भी मुझे लगता है। यही तो अहंकार होता है। तो मैंने अपने पिताजी से माफ़ी नहीं मांगी और एक दिन मेरे पिताजी चले गए और मैं गया और अब माफ़ी मांगने की कोई मेरे पास गुंजाइश ही नहीं बची, गुंजाइश ही नहीं बची। इसलिए मैं कहता हूँ कुछ इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। ये बहुत ज़्यादा मैंने अपने इन सालों में देखा है और मैंने इसको अपनी लाइफ में थोड़ा कोशिश किया है, स्पेशली मेरे फादर के इंसिडेंट के बाद। तो ये ज़्यादा भीतर जाके ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यू मेरे लिए बन गई है। अगर आप तीसरी चीज़ पूछिएगा कि क्या इम्पोर्टेंट है, मैंने सीखा है, जिम रॉन जो है बहुत बड़े ऑथर है, उन्होंने कहा कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल whom यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। तो 5 चीज़ लोग, वो जो लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं लाइफ में। बहुत सुंदर, दैट्स लवली, दैट्स लवली। आप इवेंट्स की बात कर रहे हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट इवेंट्स में जाते हैं, बिल्कुल जी। बहुत लीडरशिप ट्रेनिंग देते हैं लोगों को। और एक लीडरशिप ट्रेनिंग में मैं सुना है कि आप बता रहे थे कि आप गूगल के पास, सेल्स फोर्स के पास, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इधर उधर सब जगह करते हैं। आपको क्या लगता है कि लीडरशिप ट्रेनिंग में लीडरशिप का एक सबसे इम्पॉर्टेंट वर्च्यू, सभी लोग लीडर हैं, कुछ ना कुछ लोगों पे इन्फ्लुएंस डाल ही रहे हैं, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस या नेगेटिव इन्फ्लुएंस। अगर आप एक इम्पॉर्टेंट एरिया बताना चाहते हैं कि ये ऐसा करना लीडर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो व्हाट्स दैट वन सेंट्रल मैसेज दैट अ लीडर शुड कीप इन हिज माइंड ऑलवेज? लीड फ्रॉम द हार्ट, लीड फ्रॉम द हार्ट। बिकॉज मेरा एक फेवरेट कोट है, लीडर्स को जब सबॉर्डिनेट कहते हैं, एक सबॉर्डिनेट सेज टू द लीडर, आई डोंट केयर हाउ मच यू नो until I know how much you care. So leadership is about leading people, and people have hearts, people have feelings, and when people have hearts and feelings, to be sensitive, empathetic to the feelings and the hearts of the people whom we lead is extremely crucial. और मेरा हर कॉर्पोरेट जो लीडरशिप सेमिनार होता है उसमें की थीम यही होता है कि लीडिंग फ्रॉम द हार्ट, एंड दिस इज़ अ बिग टॉपिक दीज डेज। जहाँ भी जाता हूँ वहाँ लीडिंग फ्रॉम द हार्ट लीडरशिप जो है, केयरिंग, चाहे वो स्ट्रैटेजी से हो या वैल्यू से हो। मतलब अगर बिजनेस स्ट्रैटेजी भी हो, द बेस्ट स्ट्रैटेजी। अगर स्ट्रेटेजिकली भी हम केयर कर रहे हैं लोगों के लिए, ये नहीं कि हम बहुत पीपल बेस्ड है, लेकिन ये हमारी स्ट्रैटेजी भी हो, अगर एटलीस्ट टू बिगिन विद, तब भी वो काम कर रही है। जैसे रिचर्ड ब्रैंसन ने कहा कि ट्रेन योर पीपल सो वेल दैट दे कैन लीव यू, बट ट्रीट योर पीपल सो वेल दैट दे डोंट वांट टू लीव यू। सो ट्रेनिंग एम्पावर्स देम टू लर्न, बट ट्रीटमेंट एम्पावर्स देम टू स्टे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
लीडिंग फ्रॉम द हार्ट एंड केयरिंग फॉर द पीपल। मैं वापस 2 मिनट जाना चाहता हूँ आपकी जो 26 साल की साधना है। मैं मॉन्कहुड से आपके बहुत अट्रैक्टेड हूँ, जो आपने इतना साल तपस्या किया। उसमें आपने 1.5 घंटे का बात किया था कि सुबह सुबह साधना करते हैं आप। अब मंत्रा मेडिटेशन करते हैं जी। हाँ। वो मतलब बहुत फोकस चाहिए होगा। 1.5 घंटा, इतना साल, 26 साल फोकस पे भी मैं आपसे चाहता हूँ कि अगर आप मुझे, यूथ बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट्स आ गए हैं, सब कुछ जल्दी चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, अटेंशन स्पैन कम हो गया है। फोकस को लेके अगर आपकी कोई 3 लर्निंग, तो 26 साल का आज निचोड़ अगर सबको हम दे सकें यहाँ पे, तो इस वीडियो का ROI आ जाएगा सबके लिए। आपके सवाल तो एकदम ट्रिपल प्लस है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। Thank you. वेरी ग्लैड टू बी हियर एंड चैट विद यू। तो सबसे पहला तो मुझे लगता है कि स्पेशली आज की तारीख में एक डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। जैसे सोशल मीडिया, स्मार्टफोन के एज में एक सोने से पहले एक कट ऑफ टाइम हो जहाँ मैं सोने से पहले अपना फ़ोन बंद कर दूँ। 30 मिनट्स पहले हो, चलिए 15 मिनट पहले तो शुरू करें, और उठने के बाद कम से कम एक 15 मिनट बाद तक तो फ़ोन को नहीं छुएं। तो जो डिस्ट्रैक्शन है उसको कम करने का एक डिसिप्लिन तो लगाए। तो ये मेरा फर्स्ट मैसेज होगा। मैं खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ ये। मैं उठने के बाद कभी कभी देखना पड़ता है फ़ोन, इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कभी कभी देखना पड़ता है, लेकिन मोस्टली मैं उठने के बाद मैं खुद 2 से ढाई घंटा फ़ोन चालू नहीं करता। आई डोंट प्रेफर टू और अगर चालू कर भी लूँ तो एक 5 मिनट में जो भी अगर कुछ अर्जेंट हो उसको देख कर भी बंद कर देता हूँ मैं फ़ोन। और सोने से पहले कम से कम एक 30 मिनट्स पहले तो मैं फ़ोन को रख देता हूँ। तो इससे क्या हो रहा है कि जो ये स्क्रीन पे जो डिस्ट्रैक्शन चल रही है वो उतने समय के लिए जो कम हो गई, तो सवेरे फोकस में मेरे वो रिफ्लेक्ट होगी जब मैं बैठूं अपने ध्यान के लिए। तो ये पहला है, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ। दूसरा कि हर दिन एक अलग दिन होता है। 26 साल में हर दिन अलग दिन रहा है। एवरी डे इज़ अ डिफरेंट डे। कभी आपके स्पिरिट बहुत हाई होता है, कभी आपका स्पिरिट बहुत लो होता है, और इसीलिए एक कंसिस्टेंटली करते रहना, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट। क्योंकि ये नहीं सोचना चाहिए कि हर दिन अच्छा ही होगा। मैं कहीं लेक्चर भी देने गया तो हर दिन एक वही सेम लेवल पे एनर्जी होना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ऑडियंस की एनर्जी भी फीड करती है आपको। तो ये सोचना कि हर दिन वही होगा वो इम्पॉसिबल है। तो मैं सोचता हूँ कि दूसरी चीज़ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। वेदर यू फील गुड और यू डोंट फील गुड, बहुत अच्छा स्पिरिट है या बहुत अच्छा नहीं भी लग रहा है, नियम बना लिया, करना ही करना है। नियम बना लिया है, करना है, वो पार्ट ऑफ लाइफ है। राइट, पार्ट ऑफ लाइफ है, वो काम करेगा। पहला मैं ये पकड़ पाया कि डिस्ट्रैक्शंस को दूर करो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से। हाँ जी। दूसरा मैं पकड़ पाया कि जो आपकी मॉर्निंग साधना है या जो बच्चों जो का भी पढ़ने कर का रहे हैं, रिचुअल है, consistency। जिसका जो रिचुअल है, ठीक है, कंसिस्टेंटली स्पिरिट हाई है, लो है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, बैठिए बस। पढ़ रहे हैं ना, एक 30 मिनट्स डेजिग्नेटेड है ना, दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा है ना, बैठिए बस उस दिन, रिचुअलिस्टिकली कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। कल जब अच्छा दिन आ जाएगा ना वो जाएगा, लेकिन आज हैबिट टूट गई तो कल फिर हैबिट लगाने में मुश्किल होगी। अगर मैं छोड़ दिया बीच में क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है आज, तो कल को फिर वो तकलीफ होगी बैठने में, बल्कि कल तो मूड अच्छा है, कल तो माइंड लग रहा है। ये दूसरी है कंसिस्टेंसी। और तीसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मैंने जैसे मैं आश्रम में आया, मॉनेस्ट्री में आया, तो मुझे जब मंत्र मेडिटेशन, मंत्र जाप सिखाया गया, मुझे सबसे पहली बात बोली गई थी कि ये मन तो भटकने वाला है ही। ये नहीं सोचना कि आप 30 साल, 35 साल, 40 साल की साधना करेंगे और मन यहाँ वहाँ नहीं जाएगा। ये सोचना गलत होगा। मन तो भटकने वाला है ही। फोकस वो है कि आप आपके मन को कितनी बार दोबारा लौटा के ला पाए। सो डोंट लुक एट हाउ मेनी टाइम्स योर माइंड गॉट डिस्ट्रैक्टेड, लुक एट हाउ मेनी टाइम्स यू कुड ब्रिंग इट बैक। कितनी बार आप उसको ला पाए। अच्छा, जब मैं देख रहा हूँ कि इतनी बार मैं ला पाया, तो मैं क्यों ला पाया, किस चीज़ की मदद से मैं अपने मन को ला पाया। जब मैं ये एनालिसिस करता हूँ, मेरे पास डेटा आ जाता है,
और फिर मेरा फोकस कोई एक सेंटिमेंटल फोकस नहीं होता, डेटा सेंट्रिक फोकस होता है। क्योंकि मैंने देखा है कि हर बार जब मेरा मन भटक जाता है तो ये करने से मेरा मन वापस लौट के आया, भले एक थोड़े समय के लिए आया हो, तो वो जो थोड़े समय के लिए आ रहा है उसको मैं कैसे बढ़ा पाऊँ, इससे धीरे धीरे मेरा फोकस का जो ड्यूरेशन है। क्या आप ये कह रहे हैं कि व्हाट वर्क्स फॉर यू वो आइडेंटिफाई करो और वापस लेके आओ? बिल्कुल, एंड व्हाट वर्क्स फॉर मी मे नॉट वर्क फॉर अदर्स, इट्स अ वेरी इंडिविजुअल जर्नी। तो जब मैं साधना करता हूँ, दूसरे जो हमारे आश्रम में मंक्स है, जो मेरे लिए काम करता है मेरे माइंड को वापस लाने के लिए, उनके लिए भले नहीं करे। सबकी एक इंडिविजुअल चीज़ें होती है जिससे आपका माइंड वापस आ जाए। आपने ये तीनों चीज़ें बताई, मैं समझ पाया उनको। हाँ, पहला आपने बताया डिसिप्लिन, दूसरा आपने बताया कंसिस्टेंसी, और तीसरा आपने बताया कि मैं कॉन्शियसली इसको वापस लेके आऊँ अपने माइंड को। एनालिसिस की क्या काम किया है, क्या मेरे लिए मदद कर रहा है, व्हाट इज़ वर्किंग फॉर मी। इंडिविजुअलिटी है सबकी। फिर भी आप बताते हैं कि मन फिर भी भटक सकता है, और आपने शुरू में बताया साधु का भी भटक सकता है, और ऐसे तो संसार में तो है ही। तो आपका मन भटका कभी? आपको लगा कि यार बहुत हो गया, अब थोड़ा मैं भी शादी कर लूँ, या आपको लगता है कि आप आगे चल के शादी करेंगे? मतलब आई नो इट्स वेरी पर्सनल क्वेश्चन, यू मे लाइक टू रिजेक्ट द क्वेश्चन और यू मे लाइक टू आंसर द क्वेश्चन। No, I don't like want to reject the question. It's a great question. मैं तो कहने वाला था कि आप ज़्यादा जानेंगे कि क्या मुझे क्या करना चाहिए। मेरी आसक्ति न तो ये वस्त्र पहनने से है, न ही शादी करने से। मेरी आसक्ति है और मेरे पर्पस है कि मैं सेवा कैसे कर पाऊँ, मैं योगदान कैसे कर पाऊँ। अगर मेरा ऐसे रहने से योगदान ज़िंदगी भर अच्छा चलता रहा तो मैं ऐसे ही रहूँगा। लेकिन अगर ये पहनने से और ऐसे रहने से मेरे योगदान में कोई व्यत्यय आ जाए, तब फिर मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि इंसान को किसी वस्त्र से, किसी आश्रम से या किसी स्थिति से आसक्त कभी नहीं होना चाहिए। इंसान को इम्पैक्ट से आसक्त होना चाहिए। बहुत अच्छा, दैट्स वेरी गुड, फैंटास्टिक। ये मुझे ऐसा लगता है कि आज हमने आपसे काफ़ी सारे निचोड़ लिए मैंने। मेरे को लगता है एक एरिया जहाँ पे स्टूडेंट और यंग जनरेशन, और कभी कभार मैं भी, क्योंकि मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि आपका मॉर्निंग रूटीन क्या है, मॉर्निंग रिचुअल क्या है आपका, तो मैं बोलता हूँ मेरा रिचुअल है मैं जब सोऊंगा उसके 6 घंटे बाद उठूँगा। तो फिर भी कई लोग लेकिन प्रोपिगेट करते हैं 5 AM, 4 AM, 6 AM, वो भी ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अगर टिप्स देने हैं कि सुबह जल्दी उठना है, मुझे लगता है कि शायद अपने कॉलेज टाइम में आप इतना जल्दी नहीं उठे होंगे जितना आप अपनी मॉनेस्ट्री में उठते हैं। सुबह 3 से 5, 26 साल से आप उठ रहे हैं, तो क्या रियलाइजेशन है, क्या टिप देना चाहेंगे? नहीं, घर पे तो हम हमेशा 4 बजे उठे। 4 बजे उठे। मैंने पढ़ाई हमेशा सवेरे ही की, रात की पढ़ाई कभी नहीं की। ओके। आई हैव ओनली स्टडीड बिटवीन 4 and 7 ऑल माई कॉलेज डेज एंड स्कूल डेज। शाम को घर आने के बाद, कॉलेज से स्कूल से आने के बाद हमने केवल होमवर्क किया है थोड़ा, बस पढ़ाई कभी नहीं की है। सो स्टडीज़ वॉज ऑलवेज मॉर्निंग, तो हमारे लिए सवेरे जल्दी उठना मुश्किल नहीं था व्हेन आई केम, बट आई नो दैट इट्स नॉट ऑल दैट ईजी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। तो मुझे ये कहना है कि हम लोग सब बहुत अलग है, हमारी अपब्रिंगिंग अलग है, हमारी सिचुएशंस अलग है, हमारी फैमिली सिचुएशंस अलग है, हमारी फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी अलग है, हमारी इमोशनल बैंडविड्थ अलग है। इसलिए एक चीज़ सबके लिए कभी काम ही नहीं करती। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर किसी को ये इच्छा है कि मुझे सवेरे थोड़ा जल्दी उठना है, तो आप बस एक घंटे या 2 घंटे से सोच ही क्यों रहे हैं, 5 मिनट जल्दी उठना शुरू कीजिए ना। 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं। 5 मिनट्स अर्ली, आप 9 बजे उठते होंगे अभी, आप 8:55 को उठना शुरू कीजिए ना। आप 5 मिनट जल्दी उठ रहे हैं, और अगर 8:55 की आपकी आदत बन जाए और आपके लिए वो कंफर्टेबल हो जाए, तो आप 8:50 कर दीजिए या 8:30 कर दीजिए। कितने लोग हैं जो छोटे माइक्रो चेंजेस लाकर मैक्रो ट्रांसफॉर्मेशन ला पाए हैं। तो और वो भी जो चेंजेस है वो अपनी सिचुएशन को देख कर कीजिए, क्योंकि हर एक की लाइफ बहुत अलग होती है। कई लोग होते हैं जिनका इतना स्ट्रेसफुल जॉब होता है कि उनको 6 घंटे नहीं 7.5 8 घंटे की नींद लगती है। तो उनको ये कहना कि अभी आप 5 या 6 बजे उठ जाए, वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा वायलेंस होगा और इनजस्टिस होगा, क्योंकि उनके सिस्टम के लिए भी एक रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो अपने अपने हिसाब से आप एक टेलर मेड सिस्टम बनाएं और उसके हिसाब से ट्रांसफॉर्म। अपने जीवन से आपने कई चीज़ें सिखाई हैं। मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबा होना चाहिए, बहुत लंबा होना चाहिए। पर आपकी किताब आ रही है या आ चुकी है, द वे ऑफ द मॉन्क।
हाँ, पहली वाली जो किताब थी वो उसका नाम था लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स, और उसी का यूएस और यूके वर्जन है द वे ऑफ द मंक। सेम किताब है। सेम बुक है ये, द वे ऑफ द मॉन्क और लाइफ अमेजिंग सीक्रेट। उसमें आपने क्या टिप्स दिए हैं? मतलब मैं तो लोगों को कहूँगा कि पढ़ना चाहिए सबको, पर अगर आप उसका भी कुछ समरी दें कि मैं आपने क्या 3-4 चीज़ों पे बात की है। मैंने उस किताब में एक कार का उदाहरण लिया है, कार का एग्जाम्पल लिया है, और मैंने कहा कि जैसे हम डेस्टिनेशन ए से बी में कार से जाते हैं, जीवन में भी जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं उस कार के 4 पहिए हैं। एक है हमारी पर्सनल लाइफ, दूसरी है हमारी रिलेशनशिप्स, तीसरा पहिया है हमारी प्रोफेशनल लाइफ, और चौथा पहिया हमारे सोशल कंट्रीब्यूशन। और जो कार की जो स्टीयरिंग व्हील है वो है हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो इन पांचों को हम बैलेंस्ड कैसे रखें? जैसे पर्सनल लाइफ की कई चीज़ें हैं, उसको एड्रेस किया है। रिलेशनशिप्स में कई चीज़ें हैं, एक सेक्शन वो है। प्रोफेशनल लाइफ में हमारी कंपटीशन है, वर्क प्लेस पॉलिटिक्स है, इसको एड्रेस किया है। सोशल कंट्रीब्यूशन में हम सेल्फिशनेस से सेल्फलेसली कैसे रिटर्न कर पाए, इसको एड्रेस। काफ़ी लोगों ने किताब खरीदी है। हाँ जी, लिए। I think what you've sold about 500,000 copies. 500,000 copies, yes. Congratulations, beautiful book. और I think I'd like to suggest all my viewers to have a look at this book. हिंदी में आई है किताब? हिंदी में जीवन के अद्भुत रहस्य। जीवन के अद्भुत रहस्य। आपने बहुत तपस्या किया है गौर गोपाल जी। मुझे हमेशा आपको प्रभु बोलना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपके चरण स्पर्श करना और आपसे सीखना, ये हम सब लोगों के लिए जीवन में, संसारी लोगों को जो आपसे सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपने कहते हैं कि कुछ लोग अपनी खातिर अपने सपनों से दूर रहे हैं और कुछ लोग अपने सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे हैं। आपने एक बहुत बड़ा पर्पस क्रिएट किया है और यही मैं सबको बताना चाहता हूँ। ही हैज़ अ ड्रीम फॉर ह्यूमैनिटी, अ वर्ल्ड विद पीस एंड हार्मनी। ये इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्पस है जिसके लिए इन्होंने अपना जीवन दिया है, समर्पित किया है। आई थिंक ये वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइटफुल मीनिंगफुल पर्सपेक्टिव दिया इन्होंने। और आपकी जो है सोच जो होती है वही आपके असली किरदार को बाहर निकाल के दिखाती है। सो गौर गोपाल प्रभु की सोच को हमने यहाँ समझने का बहुत प्रयास किया। आप इस वीडियो को किसी कंफ्यूज्ड व्यक्ति से, किसी अनहैप्पी व्यक्ति से, किसी ऐसे व्यक्ति से जो पर्पस ढूंढ रहा है, जिसको मोटिवेशन की ज़रूरत है, उससे ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको ठीक लगे, कोई आपको बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा, केवल सोचना है किसको देना है आपको ये। और रेकमेंड करिए कि अगले बुधवार को आप बड़ा भारत शो में किसको देखना चाहते हैं। आपके लिए बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया था, इसलिए हमने आपको इनवाइट किया और आपने आने के लिए स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय इन्वेस्ट किया इन व्यूअर्स के लिए। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया आपके बड़ा भारत शो में। बहुत ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इस बड़ा भारत शो में हम कुछ ऐसे ही लोगों की कहानियाँ आपके पास लेके आते हैं जो आपको इंस्पायर कर सकें टू डू मोर, टू बी मोर, टू अचीव मोर। बड़ा भारत ये एक ऐसा शो है जहाँ पे जिन लोगों ने भारत को भारत के जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर्स हैं उनसे आप सीख सकें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को सब तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। गौर गोपाल प्रभु, आपका विशेष धन्यवाद। धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच। 30 सालों में आपने 25,000 अब लावारिस लाशों को आपने दफनाया, जलाया। ये अकेले आपने कैसे किया? हमारे देश में अपने रिश्तेदारों के लिए लोग रात कोट के नहीं जाते, आप लावारिस लाश के लिए भी रात कोट के निकल पड़ते हैं आधी रात में। बहुत बुरा लगता होगा, लोग आपको खाने से उठा देते थे। आपको पता कैसे लगता था कि ये लाश हिंदू की है कि मुसलमान की है?